आज एटम्स में हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझते हैं। हमने पढ़ा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, जब व्हाइट लाइट पास करते हैं ग्लास प्रिज्म से तो हमें यहाँ पे कलर्स मिलते हैं, और इन बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर आप इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो रेड मिल रहा है, रेड की बात कर रहा हूँ, रेड कलर जो मिलता है तो सबसे ब्राइट रेड भी मिलता है, हल्का रेड भी मिलता है, हल्का रेड भी मिलता है, हल्का रेड भी मिलता है। वैसे ही ब्राइट ग्रीन मिलता है, हल्का ग्रीन, हल्का ग्रीन, हल्का ग्रीन भी मिलता है। मतलब ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस है। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर तक। तो यहाँ पे अब वेवलेंथ के टर्म्स में बता रहा हूँ, 400 नैनोमीटर की लाइट भी मिलती है, 401 की भी मिलती है, 402 की भी मिलती है, 403 की भी मिलती है, सारी मिलती है। 400 से 750 तक की सारी लाइट आपको मिलती है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर बाउंड्री के टर्म्स में बात करें तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि रेड यहां से यहां तक है, या ये नहीं कह सकते येलो यहां से यहां तक है, सब मिला हुआ है। ठीक, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। वहीं आप कोई गैस लो जैसे हाइड्रोजन, उसको एक्साइट कर दो लो प्रेशर पे। एक्साइट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के। ठीक, उसके सामने प्रिज्म रख दो, स्क्रीन लगा दो, तो यहां पे भी हमें कलर मिलते हैं यहां पे। लेकिन जो कलर मिलते हैं, मतलब जो स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम बोलूंगा, यहां पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है, यहां पे स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। मतलब हमें 400 नैनोमीटर की लाइट सपोज मिल गई, 400 नैनोमीटर की मिल गई। ठीक, उसके बाद 401 से 450 तक की नहीं मिली, 451 नैनोमीटर मिल गई। फिर 451 से सपोज 510 तक की नहीं मिली, 511 की मिल गई। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हमें एक पर्टिकुलर लाइन दिख रही है, 400 नैनोमीटर की लाइन, 451 नैनोमीटर की लाइन, 511 नैनोमीटर की लाइन, हमें लाइन दिख रही है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच की नहीं मिल रही है। क्या बोलते हैं इसको? लाइन स्पेक्ट्रम। समझ गए? एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करो, हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की सारी मिलती है, 400, 401, 402, 400, 404, 405, 406 सारी। लेकिन आपके पास कोई गैस है, उसको एक्साइट कर दो लो प्रेशर पे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के एक प्रिज्म रख दो और सामने स्क्रीन रख दो, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिल रही है 400 की, उसके बाद की नहीं मिल रही, 451 लाइन जैसी मिलती है, पीछे डार्क बैकग्राउंड होता है, लाइन जैसी मिलती है, तो इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। अब देखा गया कि सारे एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट, सारे एलिमेंट्स अलग अलग स्पेक्ट्रम एमिट करते हैं। सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन अलग स्पेक्ट्रम दिखाता है, और जो स्पेक्ट्रम ये शो कर रहे हैं वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या है ये? एमिशन स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम वो दिखाते हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन अलग एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है, वहीं दूसरा एलिमेंट हीलियम अलग प्रोड्यूस करता है, सोडियम अलग प्रोड्यूस करता है, सारे अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं, सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है? सपोज कोई एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया ए, इसमें एक 586 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, 510 की आ रही है, 499 की आ रही है, ठीक, और कोई आ रही है। एक एलिमेंट है बी, इस पे आ रही है 585 की, इसमें आ रही है 510 की, इसमें आ रही है 498 की। तो हमने देखा सब अलग अलग स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट एक जैसा एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते। ध्यान से सुनो, कोई भी दो एलिमेंट एक जैसा एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते, सबका एमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग है। इसको ऐसे समझ लो जैसे सारे ह्यूमन बींग्स का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, कोई भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकता, यह बोला जाता है। ठीक, वैसे इनके साथ भी है, कोई भी दो एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं होता। तो हमने इसको आइडेंटिफिकेशन का मेथड बना लिया, इनको पहचानने का मेथड। आपके पास कोई गैस है, बोलो उसको पहचानो, आपसे बोला गया कि इस गैस को पहचानो, ये कौन है, इसको आइडेंटिफाई करो। तो आपने उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रोमीटर से उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखा। फिर आपके पास एक चार्ट होता है,
उसमें सबका स्पेक्ट्रम बना हुआ होता है, सबका एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का ऐसा, हीलियम का ऐसा, नियॉन का ऐसा, इसका ऐसा, सोडियम का ऐसा। अब आपके पास जो गैस दी गई है, आपने उसका एमिशन स्पेक्ट्रम देखा एक्सपेरिमेंट से और उसको मैच किया, किसके साथ मैच कर रहा है, और आपने पहचान लिया, क्योंकि सबका एमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग है, आपने उस गैस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ गए? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम टू टाइप्स का, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है, लाइन मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये कंटिन्यूअस सारी मिल रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कोई एलिमेंट जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, यहां पे जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरी चीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझिए। यहां पे इस गैस के इधर हमने व्हाइट लाइट रख दी, यहां पे समझते हैं, ये कोई गैस ली हमने और यहां पे हमने व्हाइट लाइट इससे पास करा दी, इस गैस से क्या पास करा दी? व्हाइट लाइट। और यहां पे हमने प्रिज्म रख दिया, यहां पे हमने गैस ली, एक ट्यूब में हमने गैस ली, यहां पे व्हाइट लाइट इससे पास करा दी, सामने प्रिज्म रख दिया। तो अब हमें क्या मिलता है? पहले तो यहां पे गैस थी ना, अब गैस के पीछे व्हाइट लाइट रख दी। अब हमें यहां पे मिलता है, जहां पे विदाउट व्हाइट लाइट ये गैस ऐसे कलर दिखा रही थी, यहां पे रेड, यहां पे ब्लू। ठीक, कोई भी गैस है, यहां पे रेड दिखा रही है सपोज, यहां पे ब्लू दिखा रही है। जब हमने इसके पीछे व्हाइट लाइट रख दी तो हमने देखा जहां पे ये कलर दिखा रही थी, अब वहां पे ऐसे डार्क मिल रहा है, डार्क, ऐसे डार्क। ठीक, समझ गए क्या है? जहां पे ये कलर मिल रहे थे वहां पे अब हमें डार्क मिल रहा है। इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पे डार्क क्यों मिल रहा है? पहले यहां पे कलर मिल रहा था, अब यहां पे डार्क क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस गैस ने इन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक हो गया? जैसे फिर से समझिए, व्हाइट लाइट यहां पे वॉयलेट बना रही थी, हमने यहां पे कोई गैस रख दी। ठीक, यहां पे गैस रख दी, अब हमने देखा यहां पे वॉयलेट नहीं मिल रहा है, यहां पे डार्क मिल रहा है ऐसा। जब व्हाइट लाइट थी तो यहां पे वॉयलेट मिलना चाहिए था, जब हमने यहां पे गैस रख दी तो हमें यहां पे डार्क मिल रहा है। इसका मतलब इस वॉयलेट को इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो स्पेक्ट्रम अब मिल रहा है हमें, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गई बात? अब फिर से, एमिशन स्पेक्ट्रम जो एमिट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब हो रहा है। एक बार फिर यहां पे डिटेल में, गैस, प्रिज्म, एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट, गैस, यहां पे डार्क मिल रहा है क्योंकि इस गैस ने उस वायलेट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों चीजें क्लियर हो गई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, सारे एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। ये फिंगरप्रिंट है इनका आइडेंटिफिकेशन का मेथड है, सबका अलग अलग है। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये गैस कौन सी है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज में। स्पेक्ट्रल सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है स्पेक्ट्रल सीरीज। ये क्या होता है स्पेक्ट्रल सीरीज? अब देखेंगे। एक स्कूल टीचर रहे बाल्मर, उन्होंने 1885 में ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में। अभी समझा तो स्पेक्ट्रल सीरीज यहां पे लिखिए। क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज? देखो 1885 में, फिर से सुनो कहानी सुनो। 1885 में एक स्कूल टीचर बाल्मर, उन्होंने ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में। तो इन्होंने देखा हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करो लो प्रेशर में, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के, तो वो एक स्पेक्ट्रम हमें दिखाता है। यहां पे ऐसे उन्होंने स्क्रीन रखी, यहां पे मिल गया सपोज रेड। ठीक, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसको बोला एच अल्फा लाइन, एच अल्फा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइन हमें मिली, कलर मिला ना ऐसे रेड मिला। ठीक, तो इसको बोला एच अल्फा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। उसके बाद की लाइन जो मिली, उसके बाद की वेवलेंथ, इसको बोला एच बीटा। उसके बाद की एच गामा। समझ रहे? सबसे ज्यादा वेवलेंथ की जो यहां पे लाइन मिली उसको बोला एच अल्फा, उसके बाद की एच बीटा, उसके बाद की एच गामा, और ये चल रहा है। ठीक, एक बार फिर से, बाल्मर ने हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के लो प्रेशर पे, तो उन्हें एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिला। और ये कैसा था? लाइन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम।
लाइन 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 स्पेक्ट्रम था। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो लाइन थी उसे बोला एच अल्फा, एच बीटा, उसके बाद एच गामा। लॉन्गेस्ट उससे कम उससे कम, ठीक। तो इन्होंने यहां से एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला यह था कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये बाद में आएगा, अभी ऐसा क्यों, ठीक। तो इन्होंने यहां से फॉर्मूला बना लिया, 1885 की बात कर रहे हैं, वेयर एन इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन, सॉरी एन इक्वल टू 3 4 5 एंड सो ऑन। इन्होंने कहा एन इक्वल टू यहां पे 3 रख दो, तो यहां जो वेवलेंथ आएगी वो रेड के इक्वल होगी, एच अल्फा, रेड, ये वाली रेड है, ठीक। आर किसके इक्वल है, आर है रेडबर्ग कांस्टेंट, आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू इन्होंने बताया 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ध्यान देना एक बार फिर से, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा। बाल्मर ने 1885 में ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइन थी, मतलब रेड वाली, उसको बोला एच अल्फा, उसके बाद एच बीटा, एच गामा। इन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लिया। इन्होंने कहा यहां पे इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 3 कर दो, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 ही रहेगा, n इक्वल टू 3 कर दो तो हमें जो वेवलेंथ मिलेगी वो रेड की मिलेगी। n इक्वल टू 4 कर दो, एच बीटा की वेवलेंथ मिलेगी। n इक्वल टू 5 कर दो, एच गामा की वेवलेंथ मिलेगी। r किसके इक्वल है, 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। इसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी यहां पे स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी किया। इन्होंने तो विजिबल रीजन में इसको सर्च किया, बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अल्ट्रावायलेट रीजन की स्पेक्ट्रल सीरीज देखी। ये तो विजिबल की बात कर रहा हूं ना मैं, कि भाई यहां पे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ठीक। और साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज देखी अल्ट्रावायलेट रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, फार इंफ्रारेड रीजन में, ठीक। इन सीरीज को बोला गया स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या बोला गया, स्पेक्ट्रल सीरीज। तो कौन कौन सी सीरीज हमें मिली उनको पहले लिख लेते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, कौन कौन सी सीरीज हमें मिली। इसको मत लिखना जो मैंने अभी किया, अब करना, ठीक। पहले लिखते हैं लेमन सीरीज। लेमन के ऑनर पे इसको बोला गया लेमन सीरीज, ठीक। इन्होंने फॉर्मूला बनाया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन किसके इक्वल है, एन इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज थी ये थी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक। इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रीजन में वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बताया, n इक्वल टू 2 रख दो, वेवलेंथ आ जाएगी अल्ट्रावायलेट रीजन में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी, ठीक है। इसके बाद सेकंड बाल्मर सीरीज, इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, अभी बताया मैंने, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। पार्शियल सीरीज इन्होंने भी स्टडी किया, इन्होंने दी पार्शियल सीरीज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। n is equal to 4 5 6 and so on, ठीक है। नंबर 4 ब्रैकेट सीरीज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 5 6 7 एंड सो ऑन। समझ रहे, यहां पे n इक्वल टू 5 रख लो, ठीक, तो आपको वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। यहां पे लेमैन का था अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामा का विजिबल रीजन, और पार्शियल का इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन लिख लिया मैंने, ब्रैकेट का इंफ्रारेड रीजन। फिर फिफ्थ फंड सीरीज कुछ भी कहते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, ऐसे पी फंड सीरीज, ठीक है। इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला इन्होंने दिया 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 5 6 7 8, एन इक्वल टू 6 7 8 एंड सो ऑन। एन इससे ज्यादा रखना है जो यहाँ पे दे रहे थे, ये भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये बस फॉर्मूला है, अभी ये आया कहां से ये बाद में आएगा, ठीक। अभी तो ये बना रहे हैं कि भाई जिसने जो ऑब्जर्व किया, लेमैन ने अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑब्जर्व किया एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उन्होंने ये बना दिया फॉर्मूला कि एन इक्वल टू ये रखो, वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक।
इन्होंने ऑब्जर्व किया फार इंफ्रारेड रीजन में, फार इंफ्रारेड रीजन। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट, फंड सीरीज। ठीक, विजिबल रीजन में किसने ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम? बामन ने। इन्होंने कहा n=3 कर दो तो वेवलेंथ आ जाएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी विजिबल रीजन में, जिसको बोला इन्होंने H अल्फा। बाकी लोगों ने भी डिफरेंट रीजन्स में इसको देखा। ठीक, अब इसको समझाना चाहा कि भाई ये ऐसा क्यों आ रहा है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखाता है, इसको समझाना चाहा। जो उस समय मॉडल चल रहा था एटम का, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये ड्रॉबैक रहा। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका ड्रॉबैक था कि ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखाता है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखाता है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको एक्सप्लेन किया बोर ने। बोर का एटॉमिक मॉडल इसके बाद आएगा, वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड के और भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे, उनको भी देख लेते हैं। चलो इसको हटा दूं, यहीं पे लिख लेते हैं ड्रॉबैक्स। अब लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कुछ ड्रॉबैक रहे इसके, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स रहे। फर्स्ट लिखो इसमें, अभी समझाता हूं, पहले लिख लेते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या है सर ये? अभी समझाता हूं, पहले लिखें। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखाता है, क्यों एमिट करता है, ये इसको भी नहीं समझा पाए। दो ड्रॉबैक्स, मेजर ड्रॉबैक्स हैं इनके। सबसे बड़े ड्रॉबैक्स ये रहे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, एटम की स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल क्यों है इसको नहीं समझा पाया, अभी बता रहा हूं क्या है इसके अंदर। और सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को लिखो। अब बताता हूं मैं क्या है इसका मीनिंग, इसको हटाओ। देखो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अपने ऑर्बिट में। रदरफोर्ड का यह कहना था कि न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन उसके पास होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, चार्ज ही तो है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, जो रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो अगर एक एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करनी चाहिए। और अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसके ये जो रेडियस है ऑर्बिट का, अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसका जो रेडियस है ऑर्बिट में, ऑर्बिट का जो उसका रेडियस है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, मतलब वो न्यूक्लियस के पास आना चाहिए। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके अंदर आ जाना चाहिए। मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन एटम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दूर दूर होते हैं। तो बोला गया ये एक्सप्लेन करो, रदरफोर्ड को बोला गया, लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल क्यों होता है। लिखना तो आपको ऐसे ही है, एक बार फिर से समझाता हूं। देखो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो भाई उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ये चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए और धीरे धीरे इसका रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और धीरे 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 इसके अंदर आ जाएगा। मतलब एटम स्टेबल ही नहीं है। बोला गया रदरफोर्ड को इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एटम तो स्टेबल है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करिए कि ये चीज क्यों नहीं होती है,
इसको एक्सप्लेन करिए, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हमने लिखा इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, जब वो घूम रहा है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के इक्वल होगी। अब जैसे वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है, यहां है, इसके बाद वो यहां आ गया, ऐसे घूमने लगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कम हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल गई, फिर और अंदर आ गया तो फ्रीक्वेंसी फिर से बदल गई रिवॉल्यूशन की। अगर फ्रीक्वेंसी फिर से बदल गई तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। मतलब जो ये स्पेक्ट्रम इसको दिखाना चाहिए, जो स्पेक्ट्रम इसको दिखाना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बदल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बन रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। एक बार फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बदल रही है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इसको जो स्पेक्ट्रम दिखाना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाना चाहिए, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन का एटम तो लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं, जबकि इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसको भी नहीं समझा पाया, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दो मेजर ड्रॉबैक्स रहे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, फर्स्ट इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और इसको एक्सप्लेन किया बोहर के एटॉमिक मॉडल ने। तो क्या था बोहर से एटॉमिक मॉडल, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इतना ही, थैंक यू।